ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम विद्रोह की हुंकार से अंग्रेजी राज की नींव हिल उठी थी और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की पुरजोर कोशिश। इसी कालखंड में 13 वर्ष का एक बालक अंग्रेजों की बर्बरता को अपनी आंखों से देख रहा था। प्रयागराज के चौक इलाके में अनगिनत क्रांतिकारियों को सरेआम पेड़ से लटका दिया गया था। उस बच्चे ने अपनी आंखों से कितने ही देशभक्तों के शवों को पेड़ से लटकते हुए देखा और यहीं से उसके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया। आने वाले समय में ये बालक एक सफल पत्रकार, निबंधकार, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें हम पंडित बालकृष्ण भट्ट के नाम से पहचानते हैं। वो बेशक राजनीति में नहीं आए, लेकिन इस घटना ने उनके एक दृढ़ चरित्र का निर्माण किया। वो आजीवन गलत के मुखर विरोधी रहे, पूरी बेबाकी से गलत को गलत और सही को सही कहा करते। अपने इसी तेवर और साहस के साथ उन्होंने आजीवन पत्रकारिता और साहित्य सेवा की। पंडित बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के उन नायक रचनाकारों में से एक हैं। वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में स्थान रखते हैं। इस तरह पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रंगरूप और मानस प्रदान किया। इस युगांतरकारी कार्य में वो अकेले नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। लेकिन ये एक स्थापित मान्यता है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और लंबे समय तक संपूर्ण निष्ठा के साथ साहित्य सेवा करने वाले एक समर्पित साहित्यकार थे। सन 1844 में प्रयागराज में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बेनी प्रसाद भट्ट था और माताजी का नाम था पार्वती देवी। उनके पिता एक व्यापारी थे, जबकि माता एक सुसंस्कृत विदुषी महिला थीं, जिनके कारण बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति विशेष रुचि और लालसा जागी। बचपन से ही उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रारंभ में घर पर ही उन्हें संस्कृत की शिक्षा प्रदान की गई और फिर प्रयाग के मिशन स्कूल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो अत्यंत मेधावी छात्र थे। शिक्षा के साथ ही उन्होंने संस्कृत, व्याकरण और साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। संस्कृत के साथ ही उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य भी किया। आगे चलकर दूसरे स्कूलों में उन्होंने संस्कृत का अध्यापन कार्य भी आरंभ किया था, लेकिन अपने सिद्धांतों, अपनी विचारधारा और दृढ़ स्वभाव के कारण नौकरी उन्हें कभी रास नहीं आई और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया तथा नई राह की तलाश में चल पड़े। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी, न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, 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 अजय तू अभी बना। ला 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 ला।
सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी। सफल न एक चाह भी, सुनी न एक आह भी, मगर नयन भुला सके कभी न स्वप्न देखना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। ला 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 ला। अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे। अतीत याद है तुझे, कठिन विषाद है तुझे, मगर भविष्य से रुकाना, आंख मूंद खेलना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। पहाड़ टूट कर गिरे, प्रलय पयोद भी गिरे। पहाड़ टूट कर गिरे, प्रलय पयोद भी गिरे। मनुष्य है कि देव है कि मेरुदंड है तना। अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना, अजय तू अभी बना। न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी, न मंजिलें मिली कभी, न मुश्किलें हिली कभी। अजय तू अभी बना, 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 अजय तू अभी बना। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसी के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। चूंकि उनका विवाह हो गया था, इसलिए अब उन्हें अपनी बेकारी खलने लगी थी। तब वो व्यापार करने के लिए कलकत्ता चले गए, लेकिन उनका मन व्यापार में नहीं रमा और वो वापस लौट आए। साहित्य ही वो विषय था जिसमें उनका मन लगता था। साहित्य ही वो विषय था जिसमें उनका मन लगता था। वो संस्कृत साहित्य के अध्ययन और हिंदी साहित्य की सेवा में जुट गए। पिता की मृत्यु के पश्चात ये अपेक्षा उनसे की गई कि वो अपना पैतृक व्यवसाय संभालेंगे। इस व्यवसाय के कारण भी उन्हें गृह कलह का सामना करना पड़ा। उन्होंने गृह त्याग दिया। घोर आर्थिक संकट का सामना करने के बावजूद उन्होंने निरंतर साहित्य सेवा की। अध्यापन कार्य के साथ ही भारतेंदु जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य सेवा का व्रत ले लिया था। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला, जिसका संपादन वो स्वयं करते थे। मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का पहला अंक छात्रों से मिले 5-5 रुपए के चंदे से सन 1877 में प्रकाशित हुआ। इसके एक अंक की कीमत 4 आने थी। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप द्वारा निरंतर 32 वर्षों तक हिंदी की सेवा की। उनकी कलम ब्रिटिश हुकूमत को भयभीत किया करती थी। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हिंदी प्रदीप पत्र लोगों के भीतर राष्ट्रीयता का भाव भरा करता था।
दरअसल उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए प्रयाग में हिंदी वर्धिनी सभा की स्थापना भी की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से ही उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ये एक साहित्यिक पत्र था जिसमें हास्य व्यंग्य और गंभीर दोनों प्रकार की साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन होता था। हिंदी प्रदीप के माध्यम से भट्ट जी ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही राष्ट्रीय चेतना को बलवती बनाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक पद्य रचना तैयार की जो हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर निरंतर छपती रही। सरकारी नीतियों, ग्राहकों और आर्थिक तंगी से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करते हुए पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 32 वर्षों तक हिंदी प्रदीप का संपादन प्रकाशन जारी रखा। हिंदी प्रदीप के आरंभिक अंक जहां भारतेंदु युग से पूर्णतः प्रभावित हैं, वहीं द्विवेदी युग में प्रकाशित हिंदी प्रदीप के अंकों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निर्देशित साहित्य विधाओं की झलक दिखाई देती है। इस तरह पंडित बालकृष्ण भट्ट ने आधुनिक हिंदी साहित्य के दो महत्वपूर्ण युगों भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में अपनी उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रकारिता के माध्यम से अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा के एक अलग पहचान स्थापित की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1906 में सरस्वती पत्रिका के अगस्त के अंक में हिंदी प्रदीप पर लेख भी लिखा था, जिसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा स्थापित हिंदी वर्धिनी सभा और हिंदी प्रदीप निकालने का उल्लेख किया गया था। सरस्वती के पूर्व संपादक पंडित देवीदत्त शुक्ल ने भी लिखा था कि पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के अत्यंत स्वाभिमानी लेखक थे। स्वदेश और अपनी संस्कृति से उन्हें अत्यधिक प्रेम था। सच तो ये है कि हिंदी साहित्य के लिए व्यक्तिगत रूप से त्याग करने वाले पंडित बालकृष्ण भट्ट जैसे साहित्यकार और पत्रकार हिंदी साहित्य जगत में कठिनाई से ही मिलेंगे। उन्होंने कलम के माध्यम से माँ भारती की अद्भुत सेवा की। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो, तू बुद्धि और ज्ञान की आगा, तू बुद्धि और ज्ञान की आगा, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। जीवन सुफल होवे, हो ज्ञान संपन्न जीवन सुफल होवे, संतान तेरी अखिल प्रेममय हो, संतान तेरी अखिल प्रेममय हो, कृष्ण देखी दशा तेरी, सरिता सरों में भी बहता प्रणय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। हिंदी प्रदीप में छपने वाले तीखे लेखों से ब्रिटिश सत्ता बेचैन थी।
सन 1909 में हिंदी प्रदीप के अप्रैल के अंक में माधव शुक्ल की कविता बम क्या है छपी थी। इससे नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने 3,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। पंडित बालकृष्ण भट्ट के पास भोजन तक के पैसे नहीं थे, वो जुर्माना क्या भरते। परिणाम स्वरूप हिंदी प्रदीप की लौ सदा के लिए बुझ गई। लेकिन 32 वर्षों की अपनी सुदीर्घ यात्रा में हिंदी प्रदीप के साहित्यिक लेखों ने जो उजाला पैदा किया, उससे हिंदी साहित्य जगत आज भी आलोकित है। पंडित बालकृष्ण भट्ट एक सजग पत्रकार और संपादक होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट रचनाकार भी थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। उनका गद्य गद्य न होकर गद्य काव्य सा प्रतीत होता है। भाषा की दृष्टि से भी अपने समय के लेखकों में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यथाशक्ति शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया। वो हमेशा ही हिंदी की परिधि का विस्तार चाहते थे। इसलिए विषय और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हिंदीतर शब्दों को भी सम्मिलित किया। इसीलिए उनकी लेखनी में कहीं कहीं पूर्वी बोली का प्रयोग भी दिखाई देता है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने एक ओर जहां आंख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर लेख लिखे, तो वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भरता, चारुचरित्र जैसे गंभीर विषयों पर भी लेखनी चलाई। साहित्यिक विषय के साथ ही उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक निबंधों की रचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में विचारों की गहनता, विषय की विस्तृत विवेचना और गंभीर चिंतन के साथ एक अनूठापन भी है। उनके निबंध अधिकतर हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे। उनके निबंधों में ईश्वर की भी क्या ठठोल है, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकल अजीर्ण रोग, भकुआ कौन कौन है, हम डार डार तुम पात पात, इंग्लिश पढ़े सो बाबू होए, चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, मेला ठेला, शब्द की आकर्षण शक्ति, बातचीत, भिक्षावृत्ति आदि प्रमुख हैं। उनके निबंधों का संकलन भट्ट निबंधमाला, साहित्य सुमन और आत्मनिर्भरता नाम से प्रकाशित है। इसके अलावा उन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान और रहस्य कथा नाम से उपन्यास भी लिखे तथा दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, वृहन्नला, पद्मावती, सीता वनवास, रेल का विकट खेल आदि नाटकों की रचना की। संपूर्ण हिंदी साहित्य में वो प्रथम श्रेणी के निबंध लेखक माने जाते हैं। अपनी लेखन शैली से वो प्रताप नारायण मिश्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निकट मालूम होते हैं। हिंदी प्रदीप के अलावा भट्ट जी ने 2-3 अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संकलित हिंदी शब्द सागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास और शुक्ल जी के साथ कार्य किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने परंपरावादी होते हुए भी परंपरा का अंधानुकरण कभी नहीं किया। उन्होंने परंपरा का विश्लेषण कर उसे सतर्क बुद्धि विवेक से देखा, परखा, उसके बाद ही उसके अनुकरण के बारे में विचार किया। उन्होंने निष्प्राण परंपरा और पाखंडपूर्ण धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी की तथा लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। पंडित बालकृष्ण भट्ट अत्यंत संयमी और त्यागी व्यक्ति थे। बताया जाता है कि अपने पिताजी के गया श्राद्ध के समय 3 वर मांगते हुए उन्होंने कामना की थी कि पैतृक संपत्ति में मुझे एक भी पैसा न मिले, मेरे पुत्र और पुत्रियों का चरित्र निर्मल रहे और मेरा एक पुत्र संस्कृत का विद्वान हो। इस तरह एक अत्यंत संयमित और निर्मल जीवन था उनका। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 20 जुलाई सन 1914 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।